Hello and a wonderful evening from here in Delhi, and hope as always that each one of you are keeping absolutely fine, happy and of course in fine spirits. तो बेटे AS21, अब आप बोलेंगे सर AS21 इससे पहले हमने क्या करा है? बेटे इससे पहले हमने AS21 में जो भी पार्ट करा है ना, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का करा था। मैंने कहा था जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS21 है, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बिल्कुल प्रैक्टिकल पार्ट, जिसमें कि हमने नियर अबाउट आपने देखा था 30 क्वेश्चंस करे थे और बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, और सारे मॉड्यूल का पार्ट भी हमने उसमें इंक्लूड करा था। अब हम जो कर रहे हैं AS21, ये बेसिकली स्टैंडर्ड कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर सेशन में अब सिर्फ स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो इसकी गाइडलाइन है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, हम उनकी चर्चा करेंगे। करेक्ट? तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सोचेंगे मैं आपको सिर्फ रीड करा दूं तो उससे कोई फायदा नहीं होता। तो लेट्स हैव ए लुक, और फटाफट अपने पेन पेंसिल रजिस्टर वगैरह आप निकाल लें और मेरे साथ साथ लिखना शुरू कर दें। इज इट क्लियर टू यू? तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब हम इसमें जो चर्चा करेंगे जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड की जो गाइडलाइन है। हालांकि आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रैक्टिकल चैप्टर आप पूरा कर चुके हैं, तो काफी चीजें आपको मालूम है, लेकिन अब स्टैंडर्ड की भी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि एज पर, क्योंकि अब जो आपका एमसीक्यू आता है उसमें ये चीजें पूछी जा सकती हैं, आपके एमसीक्यू के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिखें एज पर सेक्शन 129। हालांकि जब मैंने प्रैक्टिकल चैप्टर कराया था तब भी मैंने आपको ये चीजें बताई थी थोड़ी बहुत। तो एज पर सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट, ऑफ कोर्स जब हम कंपनीज एक्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब 2013 की बात करते हैं, इसलिए मैंने बार बार 2013 नहीं लिखा। तो एज पर सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ कोर्स 2013, अ कंपनी, अगर कोई भी कंपनी है और उसकी सब्सिडियरी है, अ कंपनी हैविंग ए सब्सिडियरी, अगर उसकी कोई सब्सिडियरी है, हैविंग ए सब्सिडियरी और सब्सिडियरीज, हैविंग अ सब्सिडियरी और सब्सिडियरीज, तो क्या बताया था मैंने क्या बताया था, उसको फिर अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनानी पड़ती हैं। हैविंग अ सब्सिडियरी और सब्सिडियरीज, जस्ट वेट, हैविंग अ सब्सिडियरी or subsidiaries, need to prepare a separate financial statement। एक तो उनको अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है जिसमें कंपनी सिर्फ अपनी पोजीशन को दिखाएगी। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको तुम SFS भी बोलते हो, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। करेक्ट? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उनको अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनानी पड़ती है। अगर कोई भी कंपनी है और उसकी कोई सब्सिडियरी है या सब्सिडियरीज हैं, यानी कि एक से ज्यादा, तो उस केस में अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा, अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा उनको एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनानी पड़ती है। अब इसका यह मतलब हो गया कि अगर इसका इनडायरेक्टली ये भी मतलब है, सपोज कोई एंटिटी है और उसकी कोई सब्सिडियरी कंपनी नहीं है, सपोज ई लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, इसकी कोई सब्सिडियरी नहीं है, लेकिन अगर इसकी कोई एसोसिएट एंटिटी है, इज इट क्लियर टू यू, या इसका कोई जॉइंट वेंचर है, तो उस केस में भी इसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। लेकिन उस केस में जब ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगी तो AS23 और AS27 के हिसाब से बनाएंगी। मैंने कहा MCQ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखा रहा हूं, बट आप लोगों को शुरुआत में बड़ा अजीब सा लगता है लिखना, लेकिन जितना आप लिखेंगे आप MCQ के लिए अपने आप को बिल्कुल सेव करेंगे। तो इसमें आगे ये भी लिखो, indirectly it also means if an entity
डज नॉट हैव, अगर किसी एंटिटी की कोई सब्सिडियरी नहीं है, डज नॉट हैव अ सब्सिडियरी, डज नॉट हैव अ सब्सिडियरी, बट सब्सिडियरी, बट लेकिन अगर उसकी कोई बट हैज एन एसोसिएट, अगर उसकी कोई एसोसिएट है, कोई कंपनी हमारी एसोसिएट कंपनी कब बनती है, जब किसी दूसरी एंटिटी में हमारे 20% या उससे ज्यादा के वोटिंग राइट्स होते हैं लेकिन 50% से कम होते हैं। इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि हमारा उसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो बट हैज एन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर, तो हमारी अगर कोई एसोसिएट एंटिटी है या कोई हमारा जॉइंट वेंचर है, जॉइंट वेंचर के बारे में हम AS 27 में पढ़ेंगे और एसोसिएट के बारे में हम 23 में पढ़ेंगे। बट हैज एन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, then such an entity need to prepare consolidated फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये CFS जो मैं लिख रहा हूं ना, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, लेकिन उस केस में जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगी इन अकॉर्डेंस विद AS 23, अगर कोई मेरी एसोसिएट है तो इन अकॉर्डेंस विद AS 23, अगर मेरी कोई एसोसिएट एंटिटी है तो उस केस में कंसोलिडेशन AS 23 के हिसाब से होगा, इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 और AS 27। AS 27 तब लगता है अगर हमारा कोई जॉइंट वेंचर है, उस केस में हम जो कंसोलिडेशन करेंगे वो AS 27 के हिसाब से करेंगे रिस्पेक्टिवली। मैंने कहा एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके MCQ लिए, तो MCQ की प्रिपरेशन के लिए आपको स्टैंडर्ड की गाइडलाइंस को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। फिर मैंने इसमें एक पॉइंट ये भी लिखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट क्या कहता है कि जो कंपनीज एक्ट है, उसका जो कंपनीज एक्ट की मैं जो बात कर रहा हूं, ये जो मैं बात कर रहा हूं रूल 6 की, रूल 6 ये कहता है कि अगर कोई एंटिटी है, मान लेते हैं कोई एंटिटी है और ये एंटिटी जो है मान लेते हैं USA की है, करेक्ट, और इस एंटिटी की एक सब्सिडियरी कंपनी है और सब्सिडियरी कंपनी इंडिया में है, सब्सिडियरी कंपनी इंडिया में है। अगर इस सब्सिडियरी कंपनी की 100% शेयर कैपिटल जो है E लिमिटेड के हाथ में है, तो ये S लिमिटेड क्या कहलाएगी, सब्सिडियरी तो है, ये होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी कहलाएगी। यानी कि अगर कोई होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी है वो इंडिया में है और सब्सिडियरी कंपनी की पेरेंट एंटिटी, पेरेंट का मतलब होल्डिंग कंपनी, पेरेंट लिमिटेड कौन है, E लिमिटेड, अगर वो इंडिया के बाहर है, करेक्ट, तो उस केस में फिर इनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये भी पॉइंट तुम्हें मालूम होना चाहिए। एज पर रूल 6 ऑफ कंपनीज एक्ट, एज पर रूल 6 ऑफ कंपनीज एक्ट, if a parent, parent का मतलब होल्डिंग कंपनी, if parent of a wholly owned मतलब 100% शेयर कैपिटल है, wholly owned subsidiary company is incorporated आउटसाइड इंडिया, यानी कि जो सब्सिडियरी कंपनी है वो तो इंडिया में है लेकिन जो पेरेंट है वो इंडिया के बाहर है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, देन सच पेरेंट, तो उस केस में पेरेंट कंपनी को जो कि इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया, जैसा मैंने बताया कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, देन सच पेरेंट नीड नॉट रिक्वायर टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इज इट क्लियर टू यू? जैसा कि मैंने तुम्हें बताया
क्या बताया मैंने, मान लेते हैं कि सब्सिडियरी कंपनी जो है वो इंडिया में है, सब्सिडियरी कंपनी, और पेरेंट लिमिटेड जो है, मान लेते हैं पेरेंट लिमिटेड का नाम IBM लिमिटेड है और ये USA में इनकॉर्पोरेटेड है। जैसे इंडिया में लिमिटेड कंपनी लिखते हैं ना, तो USA में इनकॉर्पोरेशन लिख देते हैं आगे। एनीवे, तो पेरेंट जो है कहाँ है, USA में, और उसकी सब्सिडियरी कंपनी कहाँ है, इंडिया में। मान लेते हैं जो इंडिया में है उसका नाम है IBM प्राइवेट लिमिटेड, IBM प्राइवेट लिमिटेड, और ये इंडिया में है। तो इस केस में कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है पेरेंट लिमिटेड को। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अच्छा जी, फिर मैंने, तुम्हें याद होगा जब मैंने मेन चैप्टर आपको करा दिया है ऑलरेडी, तो काफी चीजें अब आपको पहले से ही मालूम है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था, कंसोलिडेशन करना मैंडेटरी है, लेकिन कब से मैंडेटरी है? 1/4/2014 से, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ consolidated financial statement, preparation of consolidated financial statement is mandatory। पहले ये मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अब ये मैंडेटरी है। is mandatory for all parent companies, parent companies का मतलब होल्डिंग कंपनी, parent companies in India from 1/4/2014। तो ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। MCQ में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होता क्या है कि आपने चैप्टर तो पूरा कर लिया, आपको सब कुछ आ भी गया है, लेकिन जो ये फाइनल पॉइंट्स है इसके बारे में मालूम होना चाहिए। फिर मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हम वर्ड यूज करते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होता है वही चीजें इसमें भी इंक्लूड होंगी। क्या क्या इंक्लूड होता है फिर भी मैं तुम्हें बता दूं। जैसे कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, एक तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया CBS, फिर कंसोलिडेटेड P&L, उसके अलावा कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इसके अंदर ही आएगा। कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, वो भी इसके अंदर आती है। और भी कुछ चीज आती है, जल्दी से बताओ फटाफट, वो कौन सी चीज आती है? नोट्स एंड एक्सप्लेनेटरी मटेरियल, या सिंपली नोट्स लिख दो, नोट्स एंड एक्सप्लेनेटरी मटेरियल, एक्सप्लेनेटरी मटेरियल, ये चीजें भी इसके अंदर आती है। बहुत से बच्चों को ये चीजें मालूम नहीं होती, तो फिर प्रॉब्लम होती है और MCQ फेस करने में उनके सामने दिक्कतें आती है। फिर तुम्हें याद होगा जब अभी मैंने मेन चैप्टर आपको कराया था, तो मैंने उसमें आपको कुछ कंट्रोल के बारे में भी बताया था। मैंने बताया था कि कंट्रोल का क्या मतलब होता है, इंपॉर्टेंट टर्म्स, यानी कि इस स्टैंडर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसकी चर्चा वैसे ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इजंट इट और नॉट? इसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कंट्रोल के बारे में, कंट्रोल। तो कंट्रोल का क्या मतलब है, मैंने तुम्हें यह बताया था AS 21 के हिसाब से किसी एंटिटी का दूसरी एंटिटी के ऊपर कंट्रोल तब आ सकता है जब हमारे पास 50% से ज्यादा के वोटिंग राइट्स हो, या हमारे पास पावर हो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपोज करने का। तो कंट्रोल एज पर AS 21 one entity या an entity लिख लो, one entity has control on the other entity when it has more than 50%
more than 50% voting rights, more than 50% voting rights, more than 50% voting rights in other entity. अगर other entity में मेरे पास more than 50% voting rights हैं other entity, correct, directly or indirectly, directly या indirectly, directly or indirectly. Or टू हैज पावर, या फिर हमारे पास पावर है, हैज पावर टू कंपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द अदर एंटिटी, तो अगर हमारे पास दूसरी एंटिटी के 50% से ज्यादा के वोटिंग राइट्स हैं, या फिर उन दूसरी एंटिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपोज करने का अधिकार या पावर हमारे पास है, तो हम कहेंगे कंट्रोल हमारे पास है। जाहिर है जब कंट्रोल हमारे पास होगा तो दूसरी एंटिटी हमारी सब्सिडियरी कंपनी मानी जाती है। फिर मैंने तुम्हें इसमें दूसरी जो टर्म बताई थी कि सब्सिडियरी कंपनी क्या है, एज पर सेक्शन 287, ये तुम्हें एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 ऑफ द कंपनीज एक्ट, या ऑफ द एक्ट मैंने लिख दिया, ऑफ द एक्ट, सब्सिडियरी का क्या मतलब है? सब्सिडियरी इज ए कंपनी in which parent या holding company has control, एक्चुअली एक्ट इस तरीके से डिफाइन करता है, हैज कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, composition of board of directors, or B, has voting rights, voting rights in excess of 50%, तो ये चीज तुम्हें मालूम होनी चाहिए। अच्छा जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं जानबूझ करके रेड पेन से लिखा रहा हूं, करेक्ट। मैंने कहा ना एमसीक्यू के लिए ये चीजें, क्योंकि एमसीक्यू का मतलब है कि आपने होता क्या है कि आप लोग ट्यूशंस पढ़ते, सेल्फ स्टडी तो करते नहीं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसीलिए एमसीक्यू रखा गया है कि आपने कितना डीपली जो है सेल्फ स्टडी करी है, क्योंकि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप एमसीक्यू को फेस नहीं कर सकते। ये चीज का ध्यान रखें, तो इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, तो इसलिए ध्यान रखें। एज पर नोटिफाइड रूल्स, अब ये नोटिफाइड रूल्स के मुताबिक मैंने आपको बताया, एज पर नोटिफाइड रूल ऑन चैप्टर 1, ये जो नोटिफाइड रूल है चैप्टर 1 में है। चैप्टर 1 कौन से चैप्टर 1 में? सिलेबस के नहीं, कंपनीज एक्ट के। चैप्टर 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, टोटल शेयर कैपिटल मीन्स, देखो हम कहते हैं ना, इससे पहले हम क्वेश्चंस कर रहे थे और क्वेश्चंस में लिखा होता था कि हमने इन्वेस्टमेंट करी है 4000 शेयर में, 5000 शेयर में सब्सिडियरी कंपनी के, तो हम सब्सिडियरी कंपनी की सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल ले रहे थे, इजंट इट और नॉट? तो तुम्हें ये चीज अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए कि टोटल शेयर कैपिटल का क्या मतलब है। टोटल शेयर कैपिटल मीन्स ऑफ कोर्स इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल,
ये मैं तुम्हें पॉइंट बताना चाह रहा था, क्योंकि मोस्टली ये पॉइंट कई बच्चों को पता नहीं होता, तो अब इसको समझाना भी पड़ेगा। इसको समझाने के लिए मान लेते हैं कि एस लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, और एस लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए की है। कितने की है? 10 लाख रुपए की है। और हम मान लेते हैं कि ये जो कंपनी है इसके 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर के आगे ये लिखा हुआ है कन्वर्टेबल। इसका मतलब जब इस कंपनी ने ये प्रेफरेंस शेयर इश्यू करे होंगे तो अपने शेयर होल्डर को ये ऑप्शन दिया होगा कि आप अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मान लेते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख की। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि अब मुझे कंट्रोल देखना है तो मैं कैसे देखूंगा? पहले तो मैं जरा थोड़ा आगे लिखा लूं। मान लेते हैं कि पी लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, पी लिमिटेड होल्ड्स 40% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो एस लिमिटेड की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका 40% तो हमारे पास है, एंड 80% ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब मुझे इस केस में यह देखना है कि क्या कंट्रोल मेरे पास है या नहीं। पहले तो मैं ये देखूंगा इनकी टोटल कैपिटल कितनी है, 15 लाख की है, क्योंकि अब की बार प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो कन्वर्टेबल है। तो जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कन्वर्टेबल होगी तो टोटल कैपिटल को आप देखेंगे 15 लाख रुपए की है। अब इस 15 लाख में पी लिमिटेड के पास कितना परसेंटेज ऑफ कैपिटल है ये कैसे देखा जाएगा? पहले तो मैं कंप्यूट करूंगा 40% ऑफ ₹10 लाख। जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उस 10 लाख की है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में हमारा हिस्सा 4 लाख का है। लेकिन फिर मैं कंप्यूट करूंगा 80% ऑफ ₹5 लाख, और 80% ऑफ 5 लाख आप अगर कंप्यूट करेंगे तो वो भी 4 लाख आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास टोटल कैपिटल का जो कि 15 लाख की है उसमें से 8 लाख की कैपिटल आपके पास है। इसका मतलब 50% से ज्यादा की शेयर कैपिटल आपके पास है। तो इसका मतलब कंट्रोल आपके पास है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इसका मतलब जब हम सब्सिडियरी कंपनी में कंट्रोल देखते हैं, नॉर्मली हम इक्विटी शेयर कैपिटल को ही लेते हैं, लेकिन अगर कभी लिखा हो कि प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल है तो उस केस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी कंसीडर करा जाएगा इस तरीके से। तो जो टोटल कैपिटल आप देख रहे हो कि 15 लाख रुपए की है, उस 15 लाख में आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, तो इसका मतलब 50% से ज्यादा की है। इसका मतलब एस लिमिटेड आपकी सब्सिडियरी कंपनी है। बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये चीज करने के बाद अब मैंने जो स्टैंडर्ड में आपके मॉड्यूल में केस स्टडीज है, अब आप बोलोगे सर नोट्स में क्वेश्चन तो लिखे होंगे। ऐसे नहीं होता, मैं जानबूझ के कई बारी आपको लिखाता हूं। वैसे आपको लिखना है लिखे, नहीं लिखे तो अपने नोट्स को ही देख लेना जो मैंने आपको सप्लाई करे हुए, या हमारी बुक्स को देख सकते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि आप लिखने की आदत को जरूर डालें। अब मैंने यहां पर केस स्टडी 1 लिखा। मैंने आपको पहले ही कहा था जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम करेंगे तो 30 तो हम कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं वो करेंगे, और जितने भी केस स्टडीज मॉड्यूल में दिए वो भी हम करेंगे। तो मैंने अब केस स्टडी 1 यहां पर ली। केस स्टडी 1 में मैंने क्या लिखा, लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। और इस केस स्टडी में मैंने लिखा कि H1 लिमिटेड एंड H2 लिमिटेड, H1 एंड H2 लिमिटेड hold 60% and 40%, 60% and 40% equity shares in S लिमिटेड। क्या मतलब निकला अभी मैं आपको बताता हूं। यानी कि S लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उसमें H1 लिमिटेड का तो कितना हिस्सा है, 60%, और H2 का कितना है, 40%। आगे क्या कह रहे हैं, एज पर शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट या एज पर एग्रीमेंट, चलो मैं एज पर शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट ही लिख लेता हूं। एज पर शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, एज पर शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, एज पर शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, H2 जो S2 नाम की कंपनी है, S2 अपॉइंट्स 4 डायरेक्टर्स
out of 6 directors, out of 6 directors in S Limited. H1 and H2, H1 and S2 are preparing consolidated financial statement. Can you suggest, क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है, कैन यू सजेस्ट which company should consolidate, which company should consolidate. क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है. आपने पहले तो क्वेश्चन को समझा, पहले तो मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं. इसमें है क्या एक्चुअली, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो एस लिमिटेड नाम की कंपनी है, एस लिमिटेड नाम की कंपनी में एक तो वो कहता है H1 लिमिटेड का कुछ हिस्सा है जो कि 60% है, और एस लिमिटेड नाम की कंपनी में जो S2 लिमिटेड नाम की कंपनी है उसका हिस्सा 40% है. ये क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है. फिर उसने ये भी बताया जो एस लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 6 डायरेक्टर्स हैं, लेकिन 6 डायरेक्टर्स में से 4 डायरेक्टर्स जो हैं वो S2 लिमिटेड जो है कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, H2 कर रहा है. अब ध्यान से देखें, H1 का तो S लिमिटेड में कंट्रोल है क्योंकि मोर देन 50% से ज्यादा के स्टेक्स H1 के पास है, और H2 का भी इसके अंदर कंट्रोल है क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको कंपोज कौन कर रहा है, H2 कर रहा है. यानी कि जो S लिमिटेड है वो इसकी भी सब्सिडियरी मानी जाएगी और H1 की भी सब्सिडियरी मानी जाएगी. इसलिए H1 और H2 दोनों कंसोलिडेट करेंगी S लिमिटेड को. ये तुम्हें इसमें बताना पड़ेगा. तो जब तुम अपना आंसर लिखोगे तो तुम्हारा रेस्पॉन्स एग्जामिनेशन में क्या होना चाहिए वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं. Response. It is possible that an entity is controlled by 2 entities. तो इस केस में S लिमिटेड नाम की जो एंटिटी है वो 2 एंटिटीज के द्वारा कंट्रोल है, कंट्रोल्ड बाय 2 एंटिटीज, by 2 entities. In the present case, अब जो प्रेजेंट केस है, in the present case, अब प्रेजेंट केस में हमने क्या देखा, in the present case H1 controls, H1 जो है वो कंट्रोल कर रही है, controls S limited on account of having more than 50% voting rights, having more than 50% voting rights, more than 50% voting rights, and H2 is also having control on account of having power to constitute या टू कंपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो दोनों कंपनी जो है कंट्रोल कर रही है एस लिमिटेड को, तो इसलिए दोनों को क्या बोलते हैं, कंसोलिडेट करना पड़ेगा. 10 यह आपका मेन आंसर है. 10 H1 and H2 need to consolidate
नीड टू कंसोलिडेट, उनको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, नीड टू कंसोलिडेट एस लिमिटेड इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इज इट क्लियर टू? एफएस का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ें। थोड़ा मैं स्पेस अपने लिए क्रिएट कर लूं। लीजिए जी, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैंने फिर एक और केस स्टडी ली। केस स्टडी कौन सी है? ये केस स्टडी 2। केस स्टडी 2। अब केस स्टडी 2 में मैंने क्या लिखा? लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। केस स्टडी 2 में मैंने लिखा कि एच लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, एच लिमिटेड होल्ड्स 45% इक्विटी शेयर्स, 45% equity shares and 100% convertible debentures, 100% convertible debentures in S लिमिटेड। तो S लिमिटेड की जितनी भी इक्विटी शेयर कैपिटल है उसमें से 45% तो H लिमिटेड के पास है और S लिमिटेड ने कुछ डिवेंचर्स इशू करे होंगे और जो डिवेंचर्स इशू करे होंगे वो 100 के 100% H लिमिटेड ने खरीदे हुए। करेक्ट? यहां तक ये अभी मैंने लिखाया है। फिर मैंने इसमें यह भी लिखाया टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड इज ₹1 लाख। मान लेते हैं कि उनकी टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख है एंड और मान लेते हैं कि उनका जो डिवेंचर्स का अमाउंट है एंड अमाउंट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर इज 5 लाख। कन्वर्टेबल डिवेंचर का अमाउंट 5 लाख का है। करेक्ट? 5 लाख। आगे मैंने यह भी लिखाया डिवेंचर्स आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स। डिवेंचर्स आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स, convertible into equity shares as at 31st, इनफैक्ट मैंने लिखा दिया 30th of June 2025। 30th जून 2025 को ये जो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अकाउंटेंट ऑफ एच लिमिटेड accountant of H Limited is of the view, तो अकाउंटेंट जो H लिमिटेड का है is of the view, उसका ये ख्याल है that if potential equity share, पोटेंशियल का मतलब यह है कि अभी जो हमारे पास डिवेंचर्स हैं फ्यूचर में वो कन्वर्ट होंगे इक्विटी शेयर में। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं या जिनमें फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होने की काबिलियत है, बिकॉज ये कन्वर्टेबल डिवेंचर हैं और ये फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, तो इनमें काबिलियत है इक्विटी शेयर में तब्दील होने की, इसीलिए इनको पोटेंशियल बोला जाता है। तो अकाउंटेंट का क्या ख्याल है डेट इफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर, यानी कि पोटेंशियल इक्विटी शेयर का मतलब जो अभी तो इक्विटी शेयर नहीं है लेकिन ये पोटेंशियल है, फ्यूचर में इक्विटी शेयर बनेंगे ये डिवेंचर। तो अकाउंटेंट का क्या ख्याल है कि इफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आर टेकन इनटू अकाउंट, शेयर्स आर टेकन इनटू अकाउंट
are taken into account, are taken into account, are taken into account, then company will, यानी कि H Limited, company will cross 50% interest, 50% interest in S Limited, in S Limited, and therefore wants to consolidate S Limited on 31st of 3, 2025. अब प्रॉब्लम क्या है, समझना क्या है, हमने जो इन्वेस्टमेंट करी हुई है इसमें अभी हमारे पास 45% शेयर है। अब अकाउंटिंग ईयर तुम्हारा खत्म कब हो रहा है? अकाउंटिंग ईयर तो खत्म हो जाएगा 31/3/2025 को, क्योंकि लिखा हुआ है अकाउंटेंट चाहता है कि हम कंसोलिडेट कर लें। लेकिन अकाउंटेंट किस बेस पर कंसोलिडेशन करना चाहता है? उसको लगता है कि अगर हम पोटेंशियल इक्विटी शेयर को अकाउंट में रखें तो फ्यूचर में हमारे पास 50% से ज्यादा का कंट्रोल होगा। लेकिन फ्यूचर में आपके पास कंट्रोल कब आएगा? वो तो 30 जून को आएगा ना। 30 जून 2025 को आपके पास कंट्रोल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उस दिन जो है आपके डिवेंचर इक्विटी शेयर्स में तब्दील हो जाएंगे और तब आपका जो कंट्रोल है वो कहता है 50% से ज्यादा का हो जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि इस दिन तो आपके पास अभी सिर्फ और सिर्फ 45% का कंट्रोल है। तो इसका मतलब है कि 31/3/2025 को एच लिमिटेड कंसोलिडेट नहीं कर सकती। अकाउंटेंट का ये ख्याल जो है वो वाजिब नहीं है, ठीक नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? तो इसलिए इस केस में आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स किस तरीके से लिखेंगे इस केस में? ऑन 31/3/2025, on 31/3/2025, H Limited does not exercise, H Limited does not exercise, S Limited के पास जो है कंट्रोल नहीं है, does not exercise control on S Limited as H Limited has only 45% stakes, केवल 45% stakes है, 45% stakes in S Limited, S Limited में केवल इतने ही स्टेक्स हैं। However, तो इसका मतलब 31/3/25 को तो हम नहीं कर सकते, लेकिन however अगर आप प्रॉपर आंसर देना चाहते हैं, however, अब मैंने कहा कि हम इसको कंसोलिडेट नहीं कर सकते, लेकिन कंसोलिडेशन AS 21 के हिसाब से नहीं कर सकते। करेक्ट? क्यों? क्योंकि कंसोलिडेशन AS 21 के हिसाब से तब होता है जब सामने वाली कंपनी हमारी सब्सिडियरी एंटिटी होती है। लेकिन 31/3/2025 को ये हमारी सब्सिडियरी कंपनी तो नहीं है। इट्स ओके, बिकॉज क्योंकि हमारे 50% से ज्यादा के वोटिंग राइट्स नहीं है। लेकिन ये कंपनी हमारी एसोसिएट एंटिटी तो है, और मैंने तुम्हें बताया अगर एसोसिएट है तो हमें तब भी कंसोलिडेशन करना पड़ता है। उस केस में AS 23 के हिसाब से करना पड़ता है। तो आपको ये भी इसमें लिख देना चाहिए। However, S Limited can be treated as an associate। क्यों? क्योंकि एसोसिएट का मतलब है अगर किसी एंटिटी में मेरी इन्वेस्टमेंट 20% या उससे ज्यादा है, जो कि 45% है, लेकिन 50% से कम है, तो सामने वाली एंटिटी मेरी एसोसिएट एंटिटी मानी जाएगी। However, S Limited can be treated as an associate and H Limited, just hold on, it is an important call actually. Hello. Hello. Hmm. Hello.
हाँ हाँ, ओके ठीक ठीक। हाँ, हाउएवर एस लिमिटेड कैन बी ट्रीटेड एज एन एसोसिएट एंड एच लिमिटेड, क्या कह रहा था, फोन आने की वजह से एक प्रॉब्लम हो गई, तो मैं ये बता रहा था इसको एसोसिएट माना जा सकता है और इसलिए एस लिमिटेड इसको कंसोलिडेट करेगी, क्योंकि अगर ये हमारी एसोसिएट एंटिटी है लेकिन 23 के हिसाब से करेगी। एस लिमिटेड shall have to consolidate S limited as per AS23। तो उस केस में AS23 के हिसाब से मुझे इसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा। जब किसी दूसरी एंटिटी में मेरी इन्वेस्टमेंट, जैसा मैंने कहा कि 20% या उससे ज्यादा है, 50% से कम है, तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हमारा उस कंपनी के ऊपर है, कंट्रोल तो नहीं है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। और मैंने कहा एसोसिएट के बारे में हम AS23 में ज्यादा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर मैंने तुम्हें इसमें केस स्टडी 3 लिखाई। जितने भी मॉड्यूल में केस स्टडीज हैं मैंने कहा हम सारी कवर कर रहे हैं। लिखाने के पीछे रीजन ये होता है कि जब आप लिखते हैं केस स्टडी को, खोने को तो मैं आपको डायरेक्टली नोट्स के थ्रू पढ़ा सकता हूं, लेकिन केस स्टडी जब हम लिखते हैं तो मुझे फिर आपको कम समझाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लिखेंगे लिखते लिखते ही हम केस स्टडी को एनालाइज भी कर लेते हैं, तो उसका ये फायदा होता है। अभी आपको लग रहा है टाइम जा रहा है, लेकिन दरअसल वो काफी टाइम सेव होता है इससे। तो यहां पर लिखे केस स्टडी 3 में मैंने अब क्या लिखाया कि एक्स लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है। एक्स लिमिटेड इज ए पार्टनर, X Limited is a partner. X Limited is a partner in Y Limited, is a partner in Y, Messrs Y and Company, Messrs Y Brothers लिख लो, Messrs Y Brothers, क्योंकि ब्रैकेट में मैंने लिखाया पार्टनरशिप फर्म। किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई कंपनी भी पार्टनर हो सकती है, ये नहीं कि पार्टनर मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी जैसा कि आप सुनते आए हैं इंडिविजुअल, उसमें कोई इंस्टीट्यूशन भी, दो कंपनी के बीच में भी पार्टनरशिप हो सकती है। तो मैसर्स वाई ब्रदर्स में एक्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी पार्टनर है, पहले तो ये ध्यान रखना। इट हैज सब्सक्राइब्ड it has subscribed 60% stakes, और 60% stakes इनके पास हैं, stakes of the firm, but only 45% voting rights as per deed. Voting rights as per deed. Suggest whether X Limited should consolidate firm or not. Should consolidate firm or not. अब इस क्वेश्चन में पहले तो ध्यान ये रखना है, बहुत से बच्चों को एक चीज पता नहीं है। मान लेते हैं कोई कंपनी है और उस कंपनी में ई लिमिटेड के 60% वोटिंग राइट्स हैं, सॉरी शेयर्स हैं, हमने शेयर्स खरीदे। नॉर्मली क्या होता है कि अगर इस कंपनी के 60% शेयर हैं तो जितने भी शेयर है मेरे पास, जनरली मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए 6000 शेयर हैं, 60% शेयर 6000 शेयर्स के बराबर है। नॉर्मली एक शेयर का एक वोटिंग राइट होता है, तो इसलिए नॉर्मली हम ये मान करके चलते हैं कि 60% शेयर हैं तो 60% वोटिंग राइट्स हैं। लेकिन कभी कभी डीड में या क्लॉज में ये लिखा हो सकता है कि वन शेयर का वोटिंग राइट लेट अस से 70.75 के बराबर होगा, या 0.50 के बराबर होगा, या 0.25 के बराबर होगा, या 1.25 के बराबर होगा।
तो क्लॉज में ये लिखा हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास 6000 शेयर हैं तो मेरे पास 6000 ही वोटिंग राइट है। तो अब की बार वो क्या कह रहा है, अब ये बात तो आपकी समझ में पहले आ जानी चाहिए जो मैं आपके दिमाग में लाना चाह रहा हूं। अब की बार फॉर्म में मेरे 60% शेयर तो हैं, लेकिन वो 60% शेयर जो है वो 60% वोटिंग राइट्स नहीं दे रहे मेरे को। वोटिंग राइट्स मेरे पास केवल 45% ही है। तो अगर मेरे पास 45% वोटिंग राइट्स हैं तो इसका मतलब कंट्रोल मेरे पास नहीं है, और कंट्रोल मेरे पास नहीं है तो मैं कंसोलिडेशन नहीं करूंगा। तो रेस्पॉन्स आपका क्या होगा इस केस में? तो रेस्पॉन्स जब आप लिखेंगे तो रेस्पॉन्स में आपने यही लिखना है कि इन द गिवन केस X Limited holds only 45% voting rights, only 45% वोटिंग पावर या वोटिंग राइट्स। तो हमारे पास सिर्फ 45% वोटिंग राइट्स हैं। हेंस तो कंसोलिडेशन तो हो नहीं सकता, हेंस कंसोलिडेशन is not required. Hence, consolidation is not required as per AS21, क्योंकि AS21 के हिसाब से कंसोलिडेशन तब होगा जब आपका कंट्रोल होगा। कंट्रोल तब हो सकता है जब 50% से ज्यादा के वोटिंग राइट्स। अब कंसोलिडेशन इज नॉट रिक्वायर्ड एज पर AS21। लेकिन जैसा कि कुछ लम्हा पहले मैंने बताया था, अगर 45% वोटिंग राइट्स है तो ये इसको आप अपनी एसोसिएट ट्रीट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, however X Limited can consolidate firm as an associate in accordance with AS23। तो इस तरीके से फुल आंसर लिखना आना चाहिए, इन अकॉर्डेंस विद AS23। तो AS23 के हिसाब से हमें कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। फिर मैंने लिखाया केस स्टडी 4। अब केस स्टडी 4 में मैंने क्या लिखाया? केस स्टडी 4 में मैंने लिखा यहां पर कि कंपनी A owns 49% in B Limited. Company A owns 45% in B Limited and 45% in C Limited। तो जो कंपनी ए है बी लिमिटेड में, उसके स्टेक्स 49% के और सी लिमिटेड में 45% के हैं। और वो कह रहा है कि जो बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड ओन्स इन सी लिमिटेड 30% स्टेक्स, और बी लिमिटेड के स्टेक्स सी लिमिटेड में जो है वो 30% के हैं। ये भी तुम्हें दिया हुआ है। अब क्वेश्चन बेसिकली ये है, जस्ट वेट, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट का क्या ख्याल है? मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी argues that A Limited should consolidate
should consolidate C Limited as A Limited holds directly and indirectly more than 50% stakes. Directly and indirectly more than 50% stakes. In C Limited. तो अकाउंटेंट या मैनेजमेंट का इनका यह ख्याल है कि ए लिमिटेड को कंसोलिडेट करना चाहिए सी लिमिटेड को, क्योंकि सी लिमिटेड को ए लिमिटेड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही है। पहले तो मैं आपको क्वेश्चन बता दूं ताकि आपके समझ में ये बात आ जाए। अब रेस्पॉन्स देने से पहले मैं आपको ये समझाऊं कि ए लिमिटेड नाम की जो एंटिटी है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ए लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट करी हुई है बी लिमिटेड में। तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में जो इन्वेस्टमेंट करी हुई है, जो बी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करी हुई है वो तो 49% की है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। और साथ ही साथ क्वेश्चन में यह भी दिया हुआ है कि ए लिमिटेड ने सी लिमिटेड नाम की कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करी हुई है। ए लिमिटेड ने सी लिमिटेड में भी इन्वेस्टमेंट करी हुई है और सी लिमिटेड में मेरी इन्वेस्टमेंट 45% की है। उसके अलावा क्वेश्चन में एक चीज ये भी दी हुई है कि जो बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड ने सी लिमिटेड में कुछ इन्वेस्टमेंट करी है। अब बी लिमिटेड ने सी लिमिटेड में जो इन्वेस्टमेंट करी हुई है क्वेश्चन के मुताबिक 30% की करी हुई है। अब ध्यान क्या रखना है, अगर ए लिमिटेड का बी लिमिटेड के ऊपर कंट्रोल होता, सपोज ए लिमिटेड के पास 49% की बजाय मान लेते हैं 55% स्टेक्स होते बी लिमिटेड में, बिकॉज ए लिमिटेड के अंडर बी लिमिटेड होती, यानी कि बी लिमिटेड तो हमारे कंट्रोल में है। और मान लेते हैं कि बी लिमिटेड के स्टेक्स सी लिमिटेड में, बी लिमिटेड के स्टेक्स जो है सी लिमिटेड में मान लेते हैं 60% के, और सी लिमिटेड बी लिमिटेड के कंट्रोल में है। अगर यह सिचुएशन होती, यानी कि बी लिमिटेड अगर मेरी सब्सिडियरी कंपनी होती, मेरे कंट्रोल में होती, और बी लिमिटेड के कंट्रोल में सी लिमिटेड होती, तो मैं कहता कि सी लिमिटेड ए लिमिटेड के कंट्रोल में होती। क्योंकि अगर मैं बी लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा हूं और बी लिमिटेड सी लिमिटेड को कंट्रोल कर रही है, तो जो भी चीज ए लिमिटेड सी लिमिटेड से करवाना चाहती है वो बी लिमिटेड को केवल डायरेक्शन दे सकती है, भाई हमें ये डिसीजन पास करवाने हैं। क्योंकि बी लिमिटेड हमारे कंट्रोल में है और सी लिमिटेड बी के कंट्रोल में है, तो उस केस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सी लिमिटेड भी हमारे कंट्रोल में होती उस केस में। लेकिन इस केस में यहां पर सिचुएशन क्या है समझना पहले तो ये है बेटा, इस केस में सिचुएशन ये है कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में 49% इन्वेस्टमेंट करी है। इसका मतलब यह है कि पहले तो ए लिमिटेड का बी लिमिटेड में कोई कंट्रोल नहीं है। अगर ए लिमिटेड का बी लिमिटेड में कोई कंट्रोल नहीं है और ऊपर से जो सी लिमिटेड है वो भी बी लिमिटेड के कंट्रोल में नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि ए लिमिटेड जो सी लिमिटेड नाम की कंपनी है वो ए लिमिटेड के कंट्रोल में नहीं है और इस केस में कोई कंसोलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा, सिंस A limited does not exercise, क्योंकि A लिमिटेड का C लिमिटेड में कंट्रोल सिर्फ 45% है ना। सिंस A लिमिटेड does not exercise control over C limited, control over C limited, ना तो हमारा डायरेक्ट कंट्रोल है क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट इसमें सिर्फ 45% है, और इनडायरेक्ट भी नहीं है। तो ए लिमिटेड डज नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर सी लिमिटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नो कंसोलिडेशन इज रिक्वायर्ड, नो कंसोलिडेशन एज पर AS21 इज रिक्वायर्ड, एज पर AS21 इज रिक्वायर्ड। हालांकि तुम इसमें आगे ये लिख सकते हो कि however consolidation may be required as per AS23, क्योंकि ए का सी लिमिटेड में 20% या उससे ज्यादा का स्टेक्स है।
However, consolidation may be required as per AS23, required as per AS23, क्योंकि उस केस में सी लिमिटेड हमारी एसोसिएट कंपनी जरूर मानी जाएगी. इज इट क्लियर टू यू? केस स्टडी 5 को देखें. केस स्टडी 5. केस स्टडी 5 में मैंने क्या लिखाया? लेट्स हैव अ लुक. केस स्टडी 5 में मैंने ये लिखाया कि एच लिमिटेड नाम की कोई एंटिटी है. एच लिमिटेड होल्ड्स मान लेते हैं 45% ऑफ द शेयर कैपिटल, 45% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड, शेयर कैपिटल ऑफ, चलो एक्स लिमिटेड कर देते हैं, बार बार ऐसे लिख रहे हैं, एक्स लिमिटेड, एंड बैलेंस. तो एक्स लिमिटेड की जो बैलेंस 55% के शेयर हैं, एंड बैलेंस 55% आर हेल्ड बाय 500 मेंबर्स. तो बैलेंस 55% जो शेयर हैं वो 500 शेयर होल्डर्स के हाथ में हैं. करेक्ट? मेंबर्स. ब्रैकेट में मैंने ये भी लिखा दिया कि ईच member has a small percentage. तो जो ये शेयर्स बचे हुए 55% शेयर्स हैं वो नियर अबाउट 500 मेंबर्स के हाथ में हैं, और हर मेंबर के हाथ में एक बहुत छोटी परसेंट है, 1%, 2% आप कह लो. इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, आगे मैंने ये भी लिखा है एज द अदर मेंबर्स have a small percentage. अब जो अदर मेंबर्स है उनके हाथ में स्मॉल परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट है. स्मॉल परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट का मतलब हिस्से से होता है. इंटरेस्ट, दे आर नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग. दे आर नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग. सपोज कोई कंपनी और मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट करा है, और मेरी इन्वेस्टमेंट जो है मुश्किल से ले लेते से 0.2% के बराबर है. तो मुझे क्या जरूरत पड़ी उस कंपनी की मीटिंग्स पे जाने की, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की? जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता. हाँ, मेरे पास उस कंपनी के 12, 13, 14, 15% शेयर हो तब तो मैं एक्टिवली उस कंपनी की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करूंगा. तो वो कह रहे हैं जो ये बचे हुए शेयर होल्डर हैं, बिकॉज इनके हाथ में छोटी छोटी परसेंटेज है तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, small percentage of interest, they are not actively participating in activities of X Limited. तो X Limited की एक्टिविटीज में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. अब क्वेश्चन ये है कि कैन H Limited consolidate S Limited? क्या हम S Limited को कंसोलिडेट कर सकते हैं? एक मिनट के लिए तो ऐसा लगता है कि हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि हमारे पास 45% शेयर हैं और बाकी जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास छोटी छोटी परसेंटेज है, तो ऐसा लगता है हमारा होल्ड इस कंपनी के ऊपर है. लेकिन लॉ की निगाहों में अभी भी कंट्रोल हमारे पास नहीं माना जाएगा. इज इट क्लियर टू यू? तो रेस्पॉन्स जब आप लिखेंगे तो रेस्पॉन्स आपका क्या होगा? रेस्पॉन्स में आपने यही लिखना है, ऑल्दो इट सीम्स
although it seems H limited in substance is controlling in substance. तो एक मिनट के लिए ऐसा लगता है कि जैसे H लिमिटेड कंट्रोल कर रही है, although it seems H limited in substance is controlling X limited, is controlling X limited. तो एक मिनट के लिए तो ऐसा लगता है, yet, लेकिन फिर भी, yet का मतलब, yet H limited need not require to consolidate X limited as per AS21, H limited is not having voting rights in excess of 50%. और इसमें भी तुम लिख सकते हो, however consolidation may be required as per AS23, क्योंकि हमारे 45% स्टेक्स हैं. ये लिख देना चाहिए जब भी क्वेश्चन हो. मैंने इसमें नहीं लिखा, लेकिन तुम्हें हमेशा लिखना है ऐसा. उसके अलावा केस स्टडी 6 में मैंने क्या लिखा? केस स्टडी 6 में एस लिमिटेड मान लेते हैं कि एस लिमिटेड इज सब्सिडियरी ऑफ एच लिमिटेड. सब्सिडियरी, अब जो सब्सिडियरी कंपनी है, सब्सिडियरी एस लिमिटेड is involved in let us say manufacturing of writing instruments, involved in manufacturing writing instruments. तुम writing instruments मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, writing instruments. तो एस लिमिटेड नाम की कंपनी जो है वो तो इन्वॉल्व है किसमें? राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स को मैन्युफैक्चर करने में. जबकि मान लेते हैं while H limited is manufacturing softwares, while H limited is involved in मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर. मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं कहना चाहिए वर्ड, इज इन्वॉल्व इन सॉफ्टवेयर्स. हम सॉफ्टवेयर्स या तो बनाते हैं या उनकी ट्रेडिंग करते हैं. तो एच लिमिटेड का बिजनेस सॉफ्टवेयर्स का है और एस लिमिटेड का बिजनेस जो है वो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स का है. अब क्वेश्चन यहां पर भी है, एच लिमिटेड आर्ग्यूज. अब एच लिमिटेड क्या आर्ग्यू कर रही है? यानी कि एच लिमिटेड का मैनेजमेंट. एच लिमिटेड आर्ग्यूज दैट कंसोलिडेशन में not be possible या may not produce let us say true and fair view
as business activities are not similar, as business activities are not similar. तो एच लिमिटेड के मैनेजमेंट का ये ख्याल है कि बिकॉज हम दो, हालांकि ये हमारी सब्सिडियरी है, लेकिन हम दोनों का बिजनेस अलग अलग है, तो कंसोलिडेशन करने का फायदा नहीं है. अब ये तो इनके मैनेजमेंट का ख्याल है, आपका क्या ख्याल है? तो एक्ट ये कहता है कि चाहे बिजनेस सिमिलर हो या ना हो, करेक्ट. अगर आपके पास कंट्रोल है तो आपको कंसोलिडेशन करना पड़ेगा. इसका मतलब यह है कि इसमें कंसोलिडेशन मुझे करना पड़ेगा. एज पर 21, एज पर AS 21, होल्डिंग कंपनी शुड कंसोलिडेट. तो होल्डिंग कंपनी जो है वो कंसोलिडेट करेगी. जस्ट वेट, जरा मैं स्पेस क्रिएट करूं. तो होल्डिंग कंपनी शुड कंसोलिडेट तो होल्डिंग कंपनी के लिए कंसोलिडेशन करना जरूरी है. कंसोलिडेट all of its subsidiaries, domestic or foreign one, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो फॉरेन हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, और चाहे कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज हो, सिमिलर हो डिसिमिलर हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. तो ये पॉइंट भी तुम्हें समझ में आना चाहिए. इज इट क्लियर टू यू? तो ये छोटी छोटी चीजें आपके MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, लेकिन कई बच्चे लिखने में बहुत आलस करते हैं. केस स्टडी 7, एक केस स्टडी मॉड्यूल की कराई जा रही है, इसलिए ध्यान रखें. केस स्टडी 7, और वो भी लिखा करके कराई जा रही है. केस स्टडी 7 में हालांकि नाम थोड़े हम चेंज कर देते हैं. अब इसमें मैंने लिखा वाई लाइन जो है एक फाइनेंशियल बैंक है, मान लेते हैं. वाई लाइन ऑफ फाइनेंशियल बैंक purchased 60% stakes in फाइन लिमिटेड. तो फाइन लिमिटेड में हमने 60% स्टेक्स खरीदे. फाइन लिमिटेड एज एट 1 मई 2025. तो 1 मई 2025 को हमने 60% स्टेक्स तो खरीदे, लेकिन आगे मैंने क्या लिखा है ये समझने वाला पॉइंट है. वाई लाइन disclosed such investments. अब वाई लाइन नाम की जो ये कंपनी है जिसने स्टेक्स खरीदे हैं, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को कहां दिखाया? वाई लाइन लिमिटेड disclosed such investments. तो उन्होंने इन इन्वेस्टमेंट को कहां पर दिखाया? उन्होंने इनको नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के आगे नहीं दिखाया या इन्वेस्टमेंट के आगे नहीं दिखाया. उन्होंने कहां दिखाया? इन्वेस्टमेंट्स एज स्टॉक इन ट्रेड. उन्होंने इन इन्वेस्टमेंट को एज स्टॉक इन ट्रेड के रूप में दिखाया. स्टॉक इन ट्रेड के रूप में दिखाया. प्रॉब्लम तो ये है, एज स्टॉक इन ट्रेड में पूरा ही लिख देता हूं. एज एट 31st of 3, 2026
क्योंकि मैंने यहाँ 25 की डेट लिख दी है, तो अब ये काउंटिंग ईयर 31/3/2026 इन दी बैलेंस शीट। तो जब उन्होंने बैलेंस शीट बनाई ईयर के एंड में 31/3/2026 को, तो उन्होंने इन इन्वेस्टमेंट को स्टॉक इन ट्रेड के रूप में लिखा। आगे उसने ये भी लिखा कि शेयर्स एक्वायर्ड, वैसे ये लाइन लिखी हो या ना लिखी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेयर्स एक्वायर्ड यानी कि जो शेयर वाई लाइन ने खरीदे थे फाइन लिमिटेड के, शेयर्स एक्वायर्ड वर सोल्ड, उनको हमने बेच दिया, वर सोल्ड ऑन 30th of April 2026, यानी कि जब अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ 31/3/2026 को, उसके अगले दिन हमने बेच दिया। आपकी बात पहले तो समझ में आ गई। इसमें सिचुएशन क्या है, पहले तो अकाउंटिंग ईयर जो आपका खत्म हो रहा है ना, वो 31/3/2026 को खत्म हो रहा है, और आपने इन्वेस्टमेंट जो करी थी वो 1/5/2025 को करी थी। और जब आपने बैलेंस शीट बनाई तो इन इन्वेस्टमेंट को आपने स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रखा, और बाद में ये जो शेयर्स आपने खरीदे थे इनको आपने अगले साल बेच दिया, जो कि मैंने डेट लिखाई 30th अप्रैल को, 30th अप्रैल 2026 को हमने बेचा। तो समझना क्या है कि अगर हमने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे, चाहे 50% से ज्यादा खरीदे, लेकिन अगर उन शेयर्स को हमने खरीदा है इस पर्पस के लिए कि हम उनको नियर फ्यूचर में बेच देंगे, यानी कि जिस तारीख को हमने खरीदा उस तारीख से लेकर के अगले 12 महीनों में, नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, ये विद इन है, अगर मैं विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर उनको बेचने का ख्वाहिशमंद हूं, तो उस केस में कंसोलिडेशन की जरूरत नहीं है। यानी कि व्हेन इन्वेस्टमेंट आर डन विद द पर्पस टू सेल द शेयर्स इन नियर फ्यूचर, in that particular case, even though if you might be having more than 50% of these stakes, you need not require to consolidate. Is it clear to you or not? तो इस केस में आपका रिस्पॉन्स जो है वो यही होगा। तो रिस्पॉन्स मैंने अब लिखा, इस केस में वैसे मैंने आपको बताई दिया है। तो इस केस में अगर आप रिस्पॉन्स लिखना चाहेंगे तो मैं इस तरीके से रिस्पॉन्स लिखा देता हूं। इन दी गिवन केस, सोचना भी पड़ता है ना थोड़ा सा। इन दी गिवन केस वाई लाइन जो कि बैंक है, फाइनेंशियल बैंक मैंने लिखाया था ना, खैर वाई लाइन हैज क्लासिफाइड इन्वेस्टमेंट्स इन फाइन लिमिटेड। तो फाइन लिमिटेड में जो हमने इन्वेस्टमेंट्स करी है उनको हमने क्लासिफाई करा है एज स्टॉक इन ट्रेड, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने, स्टॉक इन ट्रेड, करेक्ट। एंड डेट इटसेल्फ, और ये इस बात को शो करता है, डेट इटसेल्फ इज अ clue that shares acquired, जो शेयर्स आपने एक्वायर करे हैं, शेयर्स एक्वायर्ड are held, यहां मैं एक वर्ड लिखूंगा एक्सक्लूसिवली। तुमने इन शेयर्स को होल्ड करके रखा हुआ है किस पर्पस के लिए? एक्सक्लूसिवली फॉर सब्सिक्वेंट डिस्पोजल। यहां सब्सिक्वेंट डिस्पोजल का मतलब वैसे है कि विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, यानी कि किसी कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट को रखने का पर्पस है कि हमने इनको बेचना है नियर फ्यूचर में, तो ऐसे केस में कंसोलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? हेंस नो कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड।
Hence, no consolidation required. तो ऐसे केस में कंसोलिडेशन नहीं करना पड़ता होल्डिंग को, नो कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो एमसीक्यू में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, फिर मैंने केस स्टडी 7 कराई थी, तो केस स्टडी कौन सी कराई थी? ये मैंने 7 ही कराई थी। तो 8, अगर नंबरिंग कोई और भी हो तो उसको छोड़ो, नंबरिंग से हमने क्या लेना। इसमें मैंने लिखा होल्डिंग कंपनी। अब जो होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी इज अ प्रॉफिट मेकिंग, होल्डिंग कंपनी इज अ प्रॉफिट मेकिंग, इज अ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी। ये क्या है? एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी। बेटे आज ना सैश सिस्टम ओपन नहीं हो पा रहा है, पता नहीं मैसेजेस नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, अब बात वो कर, स्टाफ लगा हुआ है, कर रहा है, देखें क्या, पता नहीं क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आज मैसेजेस नहीं आ पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप ब्रेक दे दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। होल्डिंग कंपनी इज ए प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी। तो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, और तुम लोग बीच में कई बार पूछ करके ना मेरे को भुला भी देते हो। होल्डिंग कंपनी इज ए प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी while इट्स सब्सिडियरी, और मान लेते हैं उसकी कोई सब्सिडियरी कंपनी है, while इट्स सब्सिडियरी इज ए लॉस मेकिंग एंटिटी, वो एक लॉस मेकिंग एंटिटी है, इज ए लॉस मेकिंग एंटिटी, लॉस मेकिंग एंटिटी, लॉस मेकिंग एंटिटी, करेक्ट, लॉस मेकिंग एंटिटी है। फिर मैंने यहां पर यह बताया बोथ द कंपनीज have recognized their टैक्स एक्सपेंसेस। तो दोनों कंपनी ने अपने टैक्स एक्सपेंसेस को कंप्यूट कर लिया है, रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब जो एच लिमिटेड है वो तो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, नो डाउट अबाउट इट, और सब्सिडियरी कंपनी क्या है? वो लॉस मेकिंग एंटिटी है। अब वो कह रहा है कि अकाउंटेंट का ख्याल क्या है, पहले तो मैं वो लिखा दूं। अकाउंटेंट वांट्स टू नो, अब अकाउंटेंट वांट्स टू नो, क्या वो पूछना चाहता है? अकाउंटेंट वांट्स टू नो whether ग्रुप का मतलब होता है पेरेंट और सब्सिडियरी। ग्रुप will have to recompute tax expenses। ये अकाउंटेंट पूछना चाहता है, शायद इसलिए पूछना चाहता है क्योंकि जो होल्डिंग कंपनी है वो तो प्रॉफिट मेकिंग है, रिकम्प्यूट टैक्स एक्सपेंसेस, और जो सब्सिडियरी कंपनी है वो लॉस मेकिंग है। तो उसको ये लगता है रिकम्प्यूट करके शायद क्या बोलते हैं कुछ टैक्स सेविंग्स वगैरह हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है। टैक्स एक्सपेंस जो करंट पीरियड के होते हैं या डेफर्ड टैक्स, जिसके बारे में तुम्हें S22 में पढ़ोगे, करेक्ट, वो दोनों एसएससी के लिए कंप्यूट करे जाएंगे। तो इसमें जो है रिस्पॉन्स मेरा जो होगा कुछ इस तरीके से होगा। रिस्पॉन्स में आप लिखेंगे टैक्स एक्सपेंसेस करंट और डेफर्ड, करंट and deferred tax should be computed, deferred tax should be computed
फॉर ईच एसएससी, यहां ईच एसएससी का मतलब है होल्डिंग और सब्सिडियरी। फॉर ईच एसएससी, ये नहीं कि आप सेट ऑफ कर दो। ईच एसएससी जो कि अकाउंटेंट सोच रहा है, एसएससी, प्रॉफिट्स ऑफ वन कंपनी, प्रॉफिट्स ऑफ वन कंपनी, प्रॉफिट्स ऑफ वन कंपनी। तो एक कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट्स ऑफ वन कंपनी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेटिंग ऑफ लॉसेस ऑफ अनदर कंपनी। यूज्ड फॉर सेटिंग ऑफ या नेटिंग ऑफ, जो भी लिखना है, सेटिंग ऑफ लॉसेस ऑफ सब्सिडियरी या अदर कंपनी। तो अदर कंपनी, तो इस केस में कहने का मतलब यह है कि सब्सिडियरी कंपनी के जो लॉसेस हैं उसको होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं करा जा सकता। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड to give correct view of the group, correct view of the group। और करेक्ट व्यू ऑफ द ग्रुप तभी दिया जा सकता है जब आप दोनों कंपनी की टैक्स लायबिलिटी को अलग अलग ही दिखाएं या एक दूसरे के साथ नेट ऑफ ना करें। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद फिर मैंने केस स्टडी 9 लिखी। बस हम धीरे धीरे अब एंड की तरफ ही पहुंच रहे हैं। मैंने कहा मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। अब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसकी जो केस स्टडी थी वो भी हमने अब कवर कर दी। तो केस स्टडी 9, अब केस स्टडी 9 को समझने के लिए बहुत बच्चे, जैसे सेल सिस्टम ऑन हो गया ना, बच्चों का बस एक ही काम है, सर ब्रेक ब्रेक ब्रेक। चलो अब ब्रेक दे दिया तुम्हें और टाइम हो रहा है इस समय जो भी है 10 मिनट उसमें ऐड कर लेना। 10 मिनट के बाद फिर इसको जारी रखेंगे, ठीक है?
सो वेलकम अगेन। तो ब्रेक के बाद केस स्टडी 9 की तरफ बढ़ते हैं। केस स्टडी 9 में मैंने आपको क्या लिखाया? केस स्टडी 9 में मैंने लिखाया कि वाई लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, मान लेते हैं, और वाई लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, लेट अस से उसके पास 45% स्टेक्स हैं। वाई लिमिटेड हैड 45% स्टेक्स, 45% स्टेक्स ऑफ जेट लिमिटेड, और मान लेते हैं एज एट 31/3/2025। तो 31/3/2025 को वाई लिमिटेड के पास 45% स्टेक्स हैं, करेक्ट। एंड it had paid money, और हमने कुछ और पैसा भी दिया हुआ है। It had paid money for further shares, for further 25% शेयर्स, यानी कि हमने 45% की इन्वेस्टमेंट तो करी हुई है और हम 25% शेयर और खरीदना चाहते हैं, तो हमने 25% के लिए पैसा उनको एक तरीके से दिया हुआ है। लेकिन क्या है कि दिस अमाउंट इज लाइंग एज शेयर एप्लीकेशन मनी। तुमने देखा होगा बैलेंस शीट में एक ये लाइन लिखी रहती है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, बिकॉज वाई लिमिटेड ने ये पैसा जेड लिमिटेड को दे दिया है। तो जेड लिमिटेड की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उनकी बैलेंस शीट में ये अमाउंट क्या कहां पर नजर आ रहा है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, क्योंकि ये पैसा तो जेड लिमिटेड के पास आ गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक ये शेयर्स अलॉट नहीं करे हैं। इसका मतलब ये है, इज इट क्लियर टू यू? 25% शेयर के लिए वाई लिमिटेड ने पैसा जेड लिमिटेड को दे दिया है, लेकिन उनको अभी तक शेयर्स नहीं मिले, अलॉट नहीं हुए हैं। These shares were allotted to Y लिमिटेड। तो Y लिमिटेड को ये शेयर अलॉट तो हुए Y लिमिटेड, लेकिन कब अलॉट हुए? ड्यूरिंग 25-26 में हुए, यानी कि 31 मार्च 2025 तक अलॉट नहीं हुए, ड्यूरिंग 25-26 में अलॉट हुए। तो क्वेश्चन ये है कि शुड वाई लिमिटेड कंसोलिडेट जेड लिमिटेड? क्या वाई लिमिटेड कंसोलिडेट जेड लिमिटेड as on 31/3/2025? बिकॉज 31/3/2025 तक हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 45% की है, और ये शेयर अभी हमें अलॉट नहीं हुए हैं, तो अभी हमारे पास कंट्रोल नहीं आया है। तो इसका मतलब इस केस में कंसोलिडेशन नहीं होगा AS 21 के हिसाब से। तो रिस्पॉन्स में आप यही चीज लिख देंगे, since as at 31/3/2025, 31/3/2025, तो 31/3/2025 तक Y लिमिटेड होल्ड्स, अब Y लिमिटेड के पास कितने शेयर है? Y लिमिटेड होल्ड्स ओनली 45% स्टेक्स, होल्ड्स ओनली 45% स्टेक्स, 45% stakes in Z Limited. Therefore, no consolidation is required. तो therefore कोई consolidation की जरूरत नहीं है. No consolidation required. No consolidation is required. तो कोई consolidation की जरूरत नहीं है.
तो ये चीज आपको समझना होगा। एज पर AS 21 के हिसाब से कंसोलिडेशन की जरूरत नहीं है, एज पर AS 21। हालांकि 23 के हिसाब से हम कंसोलिडेशन कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरीके से फिर केस स्टडी 10 मैंने आपको लिखाई, केस स्टडी 10। केस स्टडी 10 में मैंने क्या लिखाया, जस्ट हैव ए लुक। और ये इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। H लिमिटेड invested in 15% equity shares, 15% equity shares of S Limited for rupees 4 lakh। तो हमने 4 लाख रुपए देकर के 15% शेयर खरीदे एस लिमिटेड के 4 लाख। क्वेश्चन में यह भी दिया है कि नेट एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन दैट डेट, जिस दिन हमने ये 15% शेयर खरीदे उस दिन नेट एसेट एस लिमिटेड के वर रुपीज 16 लाख। तो 16 लाख के उनके नेट एसेट्स थे। फिर क्वेश्चन में आगे दिया है कि सब्सिक्वेंटली, यानी कि बाद में, सब्सिक्वेंटली एच लिमिटेड ने क्या करा, सब्सिक्वेंटली एच लिमिटेड ने और शेयर एक्वायर करे। एच लिमिटेड एक्वायर्ड फर्दर, उन्होंने कुछ और शेयर खरीदे। फर्दर मान लेते हैं 40% शेयर, फर्दर 40% शेयर्स। और ये जो फर्दर 40% शेयर हमने खरीदे फॉर रुपीज 15 लाख में खरीदे। नेट एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन दिस डेट वर रुपीज 25 लाख, और इस दिन वर रुपीज 25 लाख। सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स 25 लाख के थे। एच लिमिटेड इवेंचुअली गॉट द कंट्रोल। जाहिर है कि अब हमारे पास 25% स्टेक्स और आ गए, तो कंट्रोल भी हमारे पास आ गया। एच लिमिटेड इवेंचुअली गॉट द कंट्रोल। तो अब कंट्रोल भी हमारे पास आ गया। तो बेसिकली अब इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, क्वेश्चन में आपसे वो बेसिकली गुडविल के बारे में पूछ रहा है कि इस केस में गुडविल कैसे कंप्यूट करी जाएगी, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमारे पास कंट्रोल आता है 2 इन्वेस्टमेंट में, रिस्पॉन्स। अब इस केस में किस तरीके से हम कंप्यूट करेंगे, एज पर AS 21, if 2 or more investments over a period of time, investments over a period of time, if 2 or more investment over a period of time is made and eventually control accrues, और अल्टीमेटली कंट्रोल हमारे पास आ जाए, eventually control accrues, then, तो उस केस में देन गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो हम कंप्यूट करेंगे, देन गुडविल कैपिटल रिजर्व should be computed
should be computed on step by step basis. On step basis. इसका क्या मतलब है? क्योंकि हमने जब ये AS21 का फुल फ्लैट चैप्टर करा था तो उसमें इस तरह की सिचुएशन नहीं थी. तो देखो इस केस में अगर मुझे कंप्यूट करना है गुडविल या कैपिटल रिजर्व तो मैं कैसे कंप्यूट करूंगा? तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व कंप्यूट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लेट्स हैव ए लुक. सबसे पहले तो मुझे यह देखना पड़ेगा मेरी कॉस्ट पहले जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी. तो पहले मैंने जब इन्वेस्टमेंट करी थी तो मेरी इन्वेस्टमेंट जो थी वो 4 लाख रुपए की थी और उस दिन हम सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स दिए थे और ये इन्वेस्टमेंट हमारी 15% की थी. तो आपने देखा हम गुडविल या कैपिटल रिजर्व कंप्यूट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट होती है उसमें से जो हमारा शेयर है, शेयर इन नेट एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड. अब जो एस लिमिटेड है उसके एसेट उस दिन जो है वो 15 लाख रुपए के हैं और बिकॉज आपका शेयर 15% है तो इसका मतलब 2,40,000. तो फर्स्ट स्टेप में आपकी गुडविल जो हो गई या फर्स्ट स्टेज में जो आपकी गुडविल हो गई वो तो 1,60,000 की हो गई. इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद फिर से आप गुडविल कंप्यूट करेंगे. दूसरी स्टेज में आपने फिर से इन्वेस्टमेंट करी. अब जब आपने इन्वेस्टमेंट करी तो 15 लाख रुपए की करी है और 45% की इन्वेस्टमेंट करी है. तो लेस करेंगे शेयर इन नेट एसेट्स. अब इस दिन सब्सिडियरी कंपनी के जो नेट एसेट्स हैं वो 25 लाख के हैं. अब 25 लाख का 45% आपको निकालना पड़ेगा. डेट इज इक्वल टू 11,25,000. तो इसका मतलब ये हो गया कि अब गुडविल कितनी हो गई? 3,75,000. तो टोटल गुडविल कितनी मानी जाएगी? 1,60,000 प्लस 3,75,000. इज इट क्लियर टू यू? तो टोटल गुडविल जो हो जाएगी वो 5,35,000 की हो जाएगी. तो ये भी तुम्हें समझ पे आना चाहिए. अब केस स्टडी 11 को मैं कराता हूं. तो केस स्टडी 11 लीजिए जी. केस स्टडी 11 मैंने अब यहां कराई. केस स्टडी 11 लीजिए. केस स्टडी 11 में अब केस स्टडी 11 में मैंने क्या लिखा जरा समझने की कोशिश करें. इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है. एच लिमिटेड एक्वायर्ड, एक बार फिर से कहता है, एच लिमिटेड ने एक्वायर करे 45% स्टेक्स. एक्वायर्ड 45% शेयर्स या स्टेक्स इन एस लिमिटेड. तो एस लिमिटेड में हमने एक्वायर करे, लेकिन 45% स्टेक्स जो हमने एक्वायर करे हैं एस लिमिटेड सेवरल टाइम्स, यानी कि हमने एक दो बार नहीं बहुत बारी इन्वेस्टमेंट करी तब हमारे पास 45% स्टेक्स है. एस लिमिटेड एक्वायर्ड 45% स्टेक्स इन एस लिमिटेड सेवरल टाइम्स. तो सेवरल टाइम्स हमने ये इन्वेस्टमेंट करी है, सेवरल टाइम्स, करेक्ट, फॉर ए टोटल ऑफ और ये जो इन्वेस्टमेंट हमने करी कई बारी करी तो कुल अमाउंट जो हमने पे करा 25 लाख दिया. 25 लाख का पे करा, करेक्ट. उसके बाद कहता है कि फर्दर एच लिमिटेड एक्वायर्ड. अब एच लिमिटेड ने 10% और शेयर एक्वायर करे. एच लिमिटेड फर्दर एक्वायर्ड 10% स्टेक्स. 10% स्टेक्स हमने और एक्वायर करें. एच लिमिटेड एक्वायर्ड 10% स्टेक्स फॉर ₹10 लाख. और मान लेते हैं कि 10 लाख में करें. इन्वेस्टमेंट जो हमने 10% की करी 10 लाख की करी. नेट एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन दिस डेट ऑन दिस डेट 55 लाख के. देखो अब की बार समझना क्या है, पिछली बार तो क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है
कि हमने जब पहली इन्वेस्टमेंट करी इतने में करी, दूसरी इन्वेस्टमेंट करी इतने में करी। अब की बार ऐसे नहीं दिया हुआ। उसने कहा जो पहले आपने इन्वेस्टमेंट करी है वो कई बार करी है, वो अलग अलग तुम्हें नहीं दिया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में जब मैं गुडविल या कैपिटल रिजर्व कंप्यूट करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, पॉइंट ये समझना है। तो अब की बार बल्कि प्रॉब्लम नहीं है, अब की बार तुम एक ही बारी में गुडविल कंप्यूट करोगे। कैसे करेंगे देखें। यहां पर आप सबसे पहले तो अपनी इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, जो आपकी पहले इन्वेस्टमेंट थी मिला करके 25 लाख की थी, और अब आपने 10 लाख की और इन्वेस्टमेंट करी, तो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप यहां पर लिख दो 35 लाख। समझ में आ गया। और उसमें से फिर मैं लेस कर दूंगा शेयर ऑफ नेट एसेट्स। अब शेयर ऑफ नेट एसेट्स जब मैं करूंगा तो जिस दिन मेरे पास कंट्रोल आया है, नेट एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन दिस डेट 55 लाख, बस मैं अब ये देखूंगा कि नेट एसेट्स में मेरा कितना शेयर है। तो शेयर ऑफ नेट एसेट्स 55 लाख, तो 55 लाख में अब हमारे पास टोटल शेयर जो हो गए वो 55% हो गए। समझ में आया। क्योंकि 45% पहले था, 10% हमने और एक्वायर करा। तो अब की बार हमने ऐसा क्यों करा और पहले क्यों करा, ये डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करा था उसमें पहली इन्वेस्टमेंट अलग से दी थी, दूसरी इन्वेस्टमेंट अलग से दी थी, दोनों दिन की इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन मौजूद थी, दोनों दिन कितने कितने नेट एसेट्स थे ये गिवन थे। अब की बार ऐसा नहीं है, तो इसलिए अब की बार हमने इस तरीके से करा है। इज इट क्लियर टू यू। 4,75,000। तो ये तो मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। हालांकि जब ये स्टैंडर्ड हम करते हैं तो स्टैंडर्ड में ये चीज लिखी रहती है कि इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन शुड बी, वो मैंने आपको बता ही दिया है कि इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस, ये सारी चीजें मैं आपको बता ही चुका हूं क्योंकि हम पूरा प्रैक्टिकल पार्ट कर चुके हैं। इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस लाइक डेटर्स, हमने देखा था डेटर्स हो, क्रेडिटर्स हो, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, जो एक दूसरे से लेन देन होता है, यहां तक कि लोन्स का भी। आपको याद है हमने एक क्वेश्चन करा था जिसमें करंट अकाउंट गिवन था, तो उनको हम एलिमिनेट कर देते थे, शुड बी एलिमिनेटेड, ये स्टैंडर्ड कहता है। और ये चीजें ऑलरेडी अब आपको बताई जा चुकी हैं, शुड बी एलिमिनेटेड। फिर स्टैंडर्ड में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के बारे में दिया हुआ है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, करेक्ट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में मैंने आपको बताया था दो तरह की सिचुएशन हो सकती हैं, एक तो डाउन स्ट्रीम, एक अप स्ट्रीम। वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसलिए मैंने दोबारा यहां पर नहीं करा। डाउन स्ट्रीम ट्रांजैक्शन वो होती है जब एच लिमिटेड ने सब्सिडियरी कंपनी को सामान बेचा होता है और जो भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है वो हम कंसोलिडेटेड इन्वेंट्री में से माइनस करते हैं और कंसोलिडेटेड पीएनएल में से माइनस करते हैं। उसके अलावा फिर बी जो अप स्ट्रीम होती है वो, उसमें सब्सिडियरी कंपनी जो है, सब्सिडियरी कंपनी सामान बेचती है। किसको सामान बेचती है? सब्सिडियरी कंपनी एच लिमिटेड को। इसमें भी जो अनरियलाइज प्रॉफिट होगा वो इन्वेंट्री में से तो माइनस करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो अनरियलाइज प्रॉफिट है होल्डिंग कंपनी का, उसमें जो शेयर है वो होल्डिंग कंपनी के स्टेक्स में से माइनस करा जाएगा कंसोलिडेटेड पीएनएल में से, और क्या बोलते हैं माइनॉरिटी का माइनॉरिटी में से। फिर स्टैंडर्ड में बातचीत करी गई है यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज की, ये भी मैंने आपको बताई दिया है। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज की, इसका भी लास्ट जो हमने AS21 प्रैक्टिकल पार्ट में जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा था यूनिफॉर्म पॉलिसीज का करा था, मैंने तुम्हें बताया था कि जहां तक हो सके यूनिफॉर्म पॉलिसी सेम होनी चाहिए। इन केस अगर यूनिफॉर्म पॉलिसी सेम नहीं है तो उसको डिस्क्लोजर में हमें नोट देना पड़ता है, ये चीज तुम्हें मालूम होनी चाहिए। और डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड, ये लास्ट चीज है। डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या है? अब जब कंसोलिडेशन होगा तो मान लेते हैं कि एच लिमिटेड का ईयर तो खत्म होता है 31 मार्च को, और मान लेते हैं कि जो हमारी सब्सिडियरी कंपनी है उसका कैलेंडर ईयर है और 31 दिसंबर को खत्म होता है।
तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि एस लिमिटेड की बैलेंस शीट को हम रीस्टेट करें और 31 मार्च में ही तब्दील कर दें और फिर कंसोलिडेशन करें, यानी कि एस लिमिटेड को अपनी बैलेंस शीट को बेसिकली रीस्टेट करना पड़ता है। लेकिन कई बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता, तो जब पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो उस केस में हम डिफरेंट अकाउंटिंग डेट्स को ही कंसीडर कर लेंगे। लेकिन स्टैंडर्ड ये कहता है कि गैप जो है वो 6 मंथ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। एमसीक्यू के लिए ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो मैंने आपसे वादा करा था कि मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टेंट जब हम वर्ड यूज करते हैं कि तो एक क्वेश्चन मॉड्यूल का ना सिर्फ प्रैक्टिकल बल्कि केस स्टडीज भी हमने सारी कवर करी और पास्ट एग्जामिनेशंस में जितनी केस स्टडीज आई हुई है टिल अप टू रिसेंट एग्जामिनेशन तक वो भी हमने कवर कर दी है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में कुछ नए स्टैंडर्ड के साथ। टिल देन टाइम टू से गुड बाय।